हाँ, तो कल हमने जो देखा था बेसिकली इंटरफेसेस देखा था, राइट? तो ये बनाते कैसे हैं, तो आप लोगों को इसमें इसको पता है? आप लोग कैसे बनाते हो? किसी पैकेज पे क्लिक करते हो, न्यू पे जाते हो, इंटरफेस बनाते हो, राइट? और नाम आप सेम रखते हो जैसे आप क्लास का रखते हो। ठीक है। ये मैंने कुछ रूल्स लिखे थे इंटरफेस के, जो आपको पता है कि इनसाइड इंटरफेस क्या, वी डिक्लेयर एम्प्टी मेथड्स और मेथड विदाउट बॉडी। ठीक है। और उसके बाद मैंने ये लिखा था, थ्रू इंटरफेस अब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो सकता है, राइट? तो कल हमने दोनों देख लिए थे। अब्स्ट्रैक्शन भी देख लिया था और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी देख लिया था। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर आपसे मैं डेफिनेशन पूछूं, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था, तो अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर आप मेरे को थोड़ा रिकॉल करवा पाओगे तो। जिसमें इंटरनल वर्किंग के बारे में हम नहीं चाहते कि आउटसाइड को पता लगे, इसलिए हम एग्जैक्टली उसे एग्जैक्टली, सही बात। हाँ, मतलब हम इंटरनल फीचर सिर्फ ओनली मेन फीचर दिखाते हैं और इंटरनल वर्किंग नहीं दिखाते हैं, राइट? इंटरनल के फीचर इंटरनल नहीं दिखाते, इंटरनल आर्किटेक्चर अपना नहीं शो करते। तो वो कैसे अचीव होता है इंटरफेस के थ्रू? यहाँ से अचीव होता है। कैसे अचीव होता है? यहाँ से एम्प्टी मेथड्स डिक्लेयर करके। ठीक है। बेसिकली इंटरफेस के अंदर हम एम्प्टी मेथड्स ही डिक्लेयर कर सकते हैं। हम नॉर्मल मेथड्स इंटरफेस के अंदर नहीं बना सकते। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, कि इसकी फंक्शनैलिटी नहीं दिखा रखी, फिर जो भी चाइल्ड इसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी क्लास हम बनाएंगे, जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा, वो क्या करेगा, उस उस मेथड को क्या करेगा, नीचे इम्प्लीमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रन मेथड बना रखा है, तो अगर ये वाली जो क्लास है, ये अगर इम्प्लीमेंट करती है किसको, इसको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रन मेथड बनाना पड़ेगा, राइट? और इसने क्या कर रखा है, एक इस वाले इंटरफेस को भी इसने इम्प्लीमेंट कर रखा है, इस वाले को, और इसको भी इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है। इम्प्लीमेंट क्या होता है? इम्प्लीमेंट जैसे क्लास में एक्सटेंड यूज करते हैं, वहां पर इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। अच्छा, क्लास में और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? क्लास में हम एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक ही पेरेंट बना सकते हैं। बट इंटरफेस में क्या कर सकते हैं, हम एक क्लास के दो पेरेंट बना सकते हैं, राइट? ये क्या होता है, एक क्लास के दो पेरेंट बनाने को क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते मल्टीपल इंट। अच्छा, ऋषभ, हैं। यहाँ पे कोई लिमिट है कि दो ही पेरेंट बन सकते हैं या फिर एन नंबर ऑफ पेरेंट्स क्रिएट कर सकते हैं? जनरली दो ही आप बनाओ। अगर आप एक बार चेक करके देखो, आई थिंक मैंने भी कभी चेक नहीं किया दो से ज्यादा। इंटरफेस अगर आप कोई बनाते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई मेथड आप डालो, माइट भी दो से ज्यादा भी ये ले लेगा। हाँ, ले सकता है। नहीं नहीं, दो से ज्यादा नहीं ले सकता। तभी तो इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, नहीं तो फिर वो अलग ही चीज हो जाएगी ना। जैसे कि बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? एक सेकेंड, शायद ले भी सकता है ये, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। हाँ, ले सकता है, दो से ज्यादा भी ले सकता है। इसने ले नहीं, लिया यहाँ क्योंकि पे। मल्टीपल का मीनिंग तो फिर हाँ, मल्टीपल का मल्टीपल का मतलब मीनिंग यही तो वही होता हो है। गया ना कि लिमिट नहीं है हम्म। वहां पर। कोई लिमिट नहीं है, एग्जैक्टली कोई लिमिट नहीं है। आप एन नंबर ऑफ इनहेरिटेंस को, मतलब एन नंबर ऑफ इंटरफेसेस को आप अपनी क्लास में क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट करा सकते हो, मतलब रिलेशन बना सकते हो। ठीक है। वैसे हाँ, मल्टीपल का मतलब ही ये होता है कि आप जितने मर्जी उतने पेरेंट्स रख सकते हो। ठीक है। बट क्लासेस के केस में क्या होता था? क्लासेस के केस में आप क्या कर सकते थे, ओनली वन पेरेंट ही रख सकते थे। ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है क्लासेस और इंटरफेसेस में, कि क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता था, और यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। कैसे? इम्प्लीमेंट से। इम्प्लीमेंट के बाद आप जितने मर्जी उतने इंटरफेसेस यहाँ पे लगा सकते हो, बट रूल वही रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? कि जितने भी आप इंटरफेसेस बना रहे हो, उनके अंदर जितने भी एम्प्टी मेथड्स होंगे, जो भी मेथड्स आप डिक्लेयर कर रहे हो उनके अंदर, उन सब की बॉडी उस क्लास में बनेगी जिस क्लास से आप रिलेशन बना रहे हो उस इंटरफेस का। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि क्या हो सकता है, अब्स्ट्रैक्शन अचीव हो सकता है ऐसे, और मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो सकता है क्लास के अंदर ऐसे। ठीक है। ये दो पॉइंट हमने देखे थे कल। ठीक है। इन दो पॉइंट्स में कोई दिक्कत, कोई मतलब कोई डाउट आप लोगों को? क्लियर है। क्लियर? नीति विजय, क्लियर है ये? ये थोड़ा पेरेंट और चाइल्ड वाला दोबारा क्लियर करोगे? हाँ, पेरेंट और ये देखो, इसमें ये थोड़ा तो सा वही है ना, कंफ्यूजन हो गया। सिंपल। जैसे हम इनहेरिटेंस में पढ़ रहे थे, हम क्या करते थे, ऊपर क्लास बनाते थे,
फिर हम क्या करते नहीं, थे उसमें नीचे। ये तो क्लियर था, उसमें ये था हाँ एक पेरेंट होता था, उनके दो चाइल्ड भी हो सकते थे, ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकते थे। हाँ। अब इसके अंदर ये है, जैसे हमने एक चाइल्ड क्लास बना दी, उसके हम देखो, दो इंटरफेस बना सकते हैं, है ना? हाँ इसके अंदर मतलब दो क्या है, एमडी मेथड। एग्जैक्ट देखो इसके अंदर क्या होता है। इंटर क्लासेस जब हम पढ़ते थे ना, तो हम ऐसा रिलेशन पढ़ते थे, ऐसा ऐसा पढ़ते थे, पेरेंट फिर उससे चाइल्ड। ठीक है। क्लासेस में ये नहीं कर सकते, ये चाइल्ड है, ठीक है, ये पेरेंट है, ठीक है। क्लासेस में हम ये नहीं कर सकते, एक और पेरेंट नहीं दे सकते इस चाइल्ड को। हर चाइल्ड के पास एक ही पेरेंट होता था, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है किसमें, क्लासेस में, ठीक है। ये बट ये इंटरफेस में पॉसिबल है पॉसिबल है। इंटरफेस में, हाँ इंटरफेस में पॉसिबल है। और यही हाँ, तो चीज अब हमने मेरा यहाँ पर इसके अंदर करी है। क्वेश्चन, हाँ ये था। हाँ अब वही वाली स्क्रीन पे जाना, पेंटिंग पे। हाँ। अब जैसे ये दो पेरेंट हो गए, अब इन दोनों में हम एम्प्टी वो देंगे मेथड। एम्प्टी एम्प्टी मेथड्स देंगे, वो दी राइट, मेथड। एग्जैक्टली तो अब एग्जैक्टली। जो ये चाइल्ड है, इसको इन दोनों की प्रॉपर्टी अपने अंदर स्टोर करनी पड़ेगी, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर ये एम्प्टी मेथड्स यहाँ पर डिक्लेयर करोगे M1, यहाँ पर दोगे M2, हाँ। तो चाइल्ड को M1 और M2 दोनों बनाने पड़ेंगे। अगर चाइल्ड सिर्फ M1 बनाता है, M2 नहीं बनाता, तब भी ये कोड में एरर आएगा। अगर चाइल्ड सिर्फ M2 बनाता है और M1 नहीं बनाता, तब भी कोड में एरर आएगा। यहाँ पर क्या है, पेरेंट बोलता है चाइल्ड को कि आपको बेसिकली इंटरफेस क्या रूल बुक है। हम्म। पेरेंट्स जो मेथड्स है, पेरेंट्स के मेथड को यहाँ पे रूल की तरह समझो आप। पेरेंट कहता है कि अगर मेरे को अपना पेरेंट बनाना है, तो मैंने जो चीजें बोली है वो करनी पड़ेगी। तो पेरेंट वहां पर जो एम्प्टी मेथड्स बनाता है ना, वो चाइल्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्लासेस के केस में ऐसा नहीं होता। ओके। ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ हाँ। हाँ जी बोलो। नहीं, क्लियर है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, देखो इंटरफेस के ऊपर ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर इंटरव्यूअर अच्छा खासा टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। हर एक चीज पूछते हैं इंटरफेस के बारे में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और अराइज होता है, क्या इंटरफेस फुल्ली अब्स्ट्रैक्टेड है? मतलब मैंने बोला अब्स्ट्रैक्शन, अभी हम अब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक दो क्लास अभी आपको और लग जाएगा ओप्स में, एक क्लास और लग जाएगी इसके बाद भी। उसमें हम चौथा पिलर पढ़ेंगे ओप्स का, जो पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ एम्प्टी मेथड से डिक्लेयर कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नो। हम एम्प्टी मेथड्स के साथ साथ वो मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिन मेथड्स की बॉडी होती है, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये ऋषभ, आई थिंक जो जिन मेथड की बॉडी होती है वो हम डिक्लेयर तो कर सकते हैं, बट आई थिंक वो पेरेंट के मेथड्स नहीं होंगे ना, वो चाइल्ड के ओन मेथड्स होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो पेरेंट के ही मेथड होंगे। मतलब बेसिकली इसमें डिफॉल्ट, मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी होता क्या है। जावा, जैसे आप जावा डाउनलोड करते हो, जावा के वर्जन्स होते हैं, राइट। हम्म। एक सेकंड एक सेकंड। जैसे आप जावा के वर्जन्स होते हैं, राइट, जावा बार बार अपडेट होता है। तो जावा में एक फीचर था, जब जावा 7 था ना, जब तक जावा 7 था, तब तक क्या होता था, हम इंटरफेसेस के अंदर डिफॉल्ट, मतलब सॉरी, इंटरफेसेस के अंदर हम क्या कर सकते थे, मतलब मेथड्स विदाउट बॉडी ही डिक्लेयर करते थे। इस तरह के मेथड्स है ना, एम्प्टी मेथड से डिक्लेयर करते थे। बट आफ्टर जावा 8 हमारे पास एक फीचर आया। उस फीचर में क्या आया कि आप अब क्या कर सकते हो, इंटरफेस के अंदर मेथड्स बना सकते हो जिनकी बॉडी भी होती है। ये आफ्टर जावा 8 आया, ठीक है। जावा 7 या फिर जावा 8, इन दोनों के बाद कोई जो लेटेस्ट वर्जन आए ना, अभी जैसे जो हम लोगों के पास वर्जन चल रहे हैं बहुत ही लेटेस्ट है, 2021 22 24 के आसपास है शायद, राइट। तो अब हम लोग लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा यूज कर रहे हैं, बट जो ओल्ड वर्जन ऑफ जावा था ना, वहां पर इंटरफेस के अंदर वो मेथड्स नहीं बनाए जा सकते थे जिनकी बॉडी होती है। बट अब बनाए जा सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसका ये होता है, उसको डिफॉल्ट एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे हम सेम क्लास के अंदर बनाते थे ना, वैसे ही बना दो आप। डिफॉल्ट वॉइड, कुछ भी बना दो आप, साउंड कोई भी फंक्शन बना दो, ठीक है। सेम जैसे हम क्लासेस के अंदर बनाते थे ना, वैसे ही। तो इस तरीके से डिफॉल्ट वर्ड क्या होता है, डिफॉल्ट वर्ड से जैसे यहाँ पे लिख दो मेकिंग साउंड, कुछ भी लिख दो, ठीक है।
हाँ, तो अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट यूज नहीं करोगे ना, तो आप नहीं बना पाओगे मेथड। तो देखो यहाँ पर एरर आ गया, तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली डिफॉल्ट क्या करता है, क्या करता है डिफॉल्ट? डिफॉल्ट इंटरफेसेस के अंदर अगर आपको कोई मेथड बनाना है बॉडी के साथ, तो आप क्या यूज करोगे? डिफॉल्ट यूज करोगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यूअर के द्वारा कि बताओ इंटरफेस से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये एम्प्टी मेथड बना के कर सकते हैं, राइट? ठीक है, आप जो ये एम्प्टी मेथड्स बनाते हो, इससे क्या होता है, आप इसकी इंप्लीमेंटेशन हाइड करते हो, इसकी इंप्लीमेंटेशन आप चाइल्ड क्लास में करते हो, राइट? बट फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा, कहेगा अच्छा क्या इंटरफेस फुल्ली एब्स्ट्रैक्टेड है? क्या 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं? तो आप उनको क्या बोलोगे? हाँ, जावा 7 से पहले हम कर सकते थे, बट जावा 7 के बाद अगर आपके इंटरफेस के अंदर कोई आपने डिफॉल्ट मेथड यूज कर रखा है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन तो ऊपर दिख गया, राइट? हमने क्या बात करी थी? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जिसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखता, राइट? राइट हरजोत, यही बात करी थी ना अभी हमने कि इंप्लीमेंटेशन हम हाइड करते हैं। जी, जी, जी। और अब बट हम इसके हाँ, अंदर हम बस दोनों इसका कर तो सकते हैं, बस बट डिफ़ॉल्ट हाँ, का नाम लगा के। बट एग्जैक्टली, बट हमने तो यहाँ पे डिफॉल्ट यूज कर लिया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तो हमें दिख गया यहाँ पर। तो बेसिकली ये क्या हो गया अब? क्या ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्टेड है? अब ये नॉट फुल्ली एब्स्ट्रैक्टेड, राइट? पार्शियली, हाँ। ये एग्जैक्टली ये दो मेथड्स तो एब्स्ट्रैक्टेड है डेफिनेटली, इसका हमें नहीं दिख रहा, बट ये तो भाई नॉर्मली मेथड हो गया, जैसा नॉर्मल क्लास के अंदर होता था, यहाँ पर भी नॉर्मल मेथड हो गया ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफॉल्ट कीवर्ड के बारे में बता दिया। डिफॉल्ट कीवर्ड का काम क्या होता है, मतलब डिफॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं। डिफॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं? जो इंटरफेस के अंदर, अगर आपको कोई मेथड के अंदर बॉडी बनानी है पेरेंट के अंदर ही, तो आप क्या कर सकते हो? डिफॉल्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा डिफॉल्ट मेथड के अंदर एक और अच्छी बात है बहुत, अगर एम्प्टी मेथड्स होते, ये एम्प्टी मेथड्स होते, तो यहाँ पर क्या होता था? चाइल्ड को इम्प्लीमेंट करने पड़ते थे। बट जब ये डिफॉल्ट मेथड है, तो क्या चाइल्ड को इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं ये? आप देखो नहीं करने पड़ रहे। यहाँ पर चाइल्ड है, इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया डिफॉल्ट मेथड को, इसने इस डिफॉल्ट वर्ड को, मतलब इम्प्लीमेंट तो किया इसने, बट इसने इसके अंदर कोई भी ओवरराइड नहीं किया, इसने यहाँ पे साउंड मेथड यहाँ पर ओवरराइड नहीं किया, राइट? फिर भी ये चल रहा है कोड। ठीक है, तो यहाँ पर एक और आपको मतलब क्लैरिफिकेशन मिल गई। क्या क्लैरिफिकेशन मिल गई? कि जब भी मेथड्स एम्प्टी होते हैं, उनकी बॉडी नहीं होती, और अगर चाइल्ड को रिलेशन बनाना है उसके साथ, उस पेरेंट के साथ जिसके अंदर मेथड है विदाउट बॉडी, तो क्या करोगे? तो उसकी मेथड की बॉडी यहाँ पे क्रिएट करोगे। बट अगर वो डिफॉल्ट मेथड है, उसकी बॉडी है, तो आपकी मर्जी है, आप या तो करो या तो मत करो। गॉट इट? ये पॉइंट जी। क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर हाँ डाउट जी, है किसी भी क्लियर। चीज में तो आप पूछो, कोई इशू नहीं है। अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन तो पूछा ये था कि मतलब वो जो हाँ, डिफॉल्ट मेथड पेरेंट में हमने क्रिएट करा है, उसको हाँ, प्रिंट कराने के लिए चाइल्ड में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली यही। पेरेंट में वो ऑटोमेटिकली हमने प्रिंट वाला ही अच्छा, कमांड दे रखी है। बट एक एक इसका एक थोड़ा सा ये है, आपने सही बोला कि आपने पेरेंट के अंदर एक प्रिंट कमांड दे रखी है। अगर ये क्लास होता तो आप लोग क्या करते? इसका ऑब्जेक्ट बनाते और इसको कॉल करते साउंड ऑब्जेक्ट मेथड को। बनाते हैं, हाँ। बट यहाँ पर एक हाँ, ट्विस्ट है, मैंने आपको कल क्या बताया था? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है क्या? नहीं बनता। नहीं बनता। तो नहीं आप क्या बनता। करोगे? आप चाइल्ड का, ये भी ये एक इसकी क्लास है, राइट? ये कौन सी क्लास है? लेट सपोज एक मैं बना तो लेता हूँ मेन क्लास, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करोगे? इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे पेरेंट मेथड। क्यों? हमने क्या पढ़ा था ये, कि जो भी पेरेंट होता है वो क्या करता है, हमने क्लासेस में पढ़ा था ना इनहेरिटेंस में, पेरेंट के मेथड को क्लास चाइल्ड यूज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से आप इसको कॉल करोगे। ठीक है, इस साउंड मेथड को मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, मतलब धीरे तो नहीं आ रही ना? हाँ जी, आवाज क्लियर है। क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को थोड़ा, आप लोगों ने नया नया किया है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा कैच नहीं होगा, आपको लगेगा कि चीजें अब बढ़ रही है धीरे धीरे। बट हमारे पास आप देखोगे ना, इनफ टाइम होता है 1 वीक का, आपको थोड़ा बहुत तो टाइम इसमें देना पड़ेगा अब।
क्योंकि अब जो टॉपिक्स आएंगे ना वो थोड़ा सा, मैंने बताया था ना कि हम एक लेवल थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, बट हम बहुत स्लो चल रहे हैं। इसीलिए स्लो चल रहे हैं ताकि आप लोग कैच कर पाओ सारी चीजें। ठीक है। हाँ जी। वीडियोस वगैरह भी आप लोगों के पास है, तो आप लोग एक बार इनको देखो, मतलब प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की ना, तो हो जाएगी चीज़ें। बस कुछ रूल्स है, वो अभी आपको लग रहा है कि हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, कोड देख रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा, बट जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, जब हम सेलेनियम पढ़ेंगे, सेलेनियम का कोड लिखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ आएगी। क्योंकि अभी आप प्रैक्टिकली नहीं देख रहे, अभी आप सिर्फ कोड देख रहे हो। जब आप चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखोगे ना कि ये लिखने से क्या असर पड़ता है हमारे एप्लीकेशन पे, क्या हो रहा है, तब आपको और अच्छा लगेगा ये करने में। और मैं आपको बताता हूँ ये, अगर आपने सही से कर लिया ना, तो सेलेनियम तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। जावा के ऊपर ही सब कुछ है, सेलेनियम तो बहुत ज़्यादा इजी है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इजी है सेलेनियम। इन सबसे भी आसान है सेलेनियम। जैसे मैंने एक यहाँ पे मेन मेथड बना दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि हम इसका यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बट हम चाइल्ड क्लास का बना सकते हैं। ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे बनाओगे? सिंपल, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। अब आप क्या कर सकते हो? साउंड मेथड कॉल कर सकते हो यहाँ से। एक सेकेंड, ये साउंड मेथड कॉल करिए। मेथड का नाम साउंड ही था ना? इसने तो इसको इम्प्लीमेंट किया है लर्निंग ओप्स में। कौन कौन से मेथड्स आ रहे हैं इसमें? अच्छा, अलग अलग पैकेज में है क्या? वो अलग अलग पैकेज में है। वो मैंने आपको अलग पैकेज बना दिया था, ये अलग पैकेज बना दिया। एक तो इससे होगा, नहीं तो फिर वहीं पे बना लूंगा। इंटरफेसेस का मेन मेथड ये है। तो छोड़ो, उसको डिलीट ही। इंटरफेसेस यहाँ पर नहीं है। क्लास कहाँ गई? लर्निंग इंटरफेस, सेलेनियम एसआरसी, न्यू बैच, oops। ये क्लास है ना? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले तो। मैं आपको ये चीजें भी तो ये बताऊंगा। लास्ट से ऐसा टॉपिक है जिसके बाद एक्चुअल सेलेनियम शुरू हो जाएगी, या नहीं नहीं इसके नहीं, बाद अभी और है? नहीं इसके बाद और टॉपिक से कनेक्शन फ्रेमवर्क पूरा है अभी। अभी तो आपके टॉपिक्स हैं अच्छे खासे। ये मई का तो महीना ये पूरा कितने आप अच्छा, पूरा एक दो महीना, ठीक है ठीक है। नहीं, मई का महीना पूरा चलेगा अभी सिलेनियम, ये जावा का। जून में आप सिलेनियम कर लोगे। अच्छा, और वो कितना टाइम लेता है सेलेनियम? उसमें भी एक महीना पकड़ लो आप। उसके बाद हम अच्छा। फ्रेमवर्क, मतलब आप एक महीने, ये वाला एक महीना और उसका अगला एक महीना, उसमें आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाओगे पूरा का पूरा सिलेनियम में। उसके बाद एक डेढ़ महीने का कोर्स हमारा और बचेगा। बट वहां तक नेक्स्ट मंथ के बाद आप लोग इंटरव्यूज दे सकते हो। मतलब आफ्टर दिस मंथ और अगले मंथ के बाद आप लोग इंटरव्यूज के लिए बैठ सकते हो। वो हमारा कोर्स तो चलता रहेगा। कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो बच जाएंगे, वो करने पड़ेंगे हमें। बट
आप लोग मतलब कह सकते हो 85% रेडी हो जाओगे जब आप 80 से और ऊपर वो चले जो जाओगे आपने ना। मैनुअल टेस्टिंग के कहे थे कि चल हाँ रहे मैनुअल। हैं, हाँ क्लासेस हाँ हाँ चलेंगी वो? मैनुअल टेस्टिंग, हाँ मैनुअल टेस्टिंग के लिए मैं आपको ऐड करूंगा। इस बैच में तो शायद मैनुअल टेस्टिंग किसी को रिक्वायर्ड नहीं है। मैं एक बार सबसे पूछ लूंगा, मैनुअल टेस्टिंग का भी मैं शुरू कर दूंगा क्लासेस ना। अभी एक्चुअली वो स्टार्ट नहीं ऋषभ करी है। फिर भी एक मतलब आप स्टार्ट करोगे तो कर लेना ऐड उसमें भी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग की जिसको रिक्वायरमेंट होगी ना वो बता देना, मैं मैनुअल टेस्टिंग का आप हम्म। लोगों को ऋषभ बताऊंगा। ऐसे ऋषभ ऐसे ये जो मैनुअल टेस्टिंग में मतलब क्या कवर करते हैं आप? क्या मैं क्या बहुत ही टॉपिक्स हैं उसमें बेसिक, जो आप हाँ कवर बहुत ही करते हैं? बेसिक मैनुअल टेस्टिंग में बहुत ही बेसिक मैं कवर करता हूँ मैं आपका। सबसे पहले आपको वो टेस्ट केसेस बनाना कैसे बनाते हैं, अ, हम्म। और मतलब थोड़ा बहुत एसक्यूएल कवर करता हूँ। आई थिंक एसक्यूएल के लिए अगर ठीक है। क्लास मैं आपको बता दूंगा एसक्यूएल में कैसे डेटा वगैरह निकालते हैं, टेबल पे कैसे काम करते हैं, और वही सारी चीजें, टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट लैब क्या होता है, टाइप टाइप ऑफ टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्ट। आरटीएम एंड ऑल। हाँ बस डेफिनेशन वाइज, क्योंकि ठीक है, ऋषभ। क्योंकि एज अ मैनुअल टेस्टर में वर्किंग हूँ, बट मुझे एसक्यूएल वाला पार्ट सीखना है। हाँ मैं एसक्यूएल वाला पार्ट के लिए बाकी आपको मैनुअल ऐड टेस्टिंग तो मुझे पता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मुझे एसक्यूएल वाले के लिए आप ऐड करना। हाँ मैं एसक्यूएल वाले के लिए आपको ऐड कर लूंगा। हाँ जी नीति आप। ठीक है। ऋषभ, हाँ हाँ मैं कह रही थी कि आप मैनुअल टेस्टिंग में स्टार्टिंग से ऐड कर लेना। और दूसरी चीज, ऋषभ जैसे आप एसक्यूएल की बात कर रहे हो तो ये तो हमें कोर्स में ओवरव्यू ये सारा ही मतलब उसके ये जो अभी उनका है क्यूए टेस्टर का, तो उसमें हम्म। इन्होंने इंक्लूड करा हुआ है हाँ एसक्यूएल हाँ एपीआई। एसक्यूएल। तो ये सब हाँ करते करते हमें कितना टाइम लगेगा? हाँ ये सब करते करते फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एसक्यूएल तो मैं मैनुअल में ही कवर करा दूंगा, एपीआई के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। मतलब एपीआई का मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। दिवाली से पहले पहले। नहीं एपीआई, एपीआई तो देखो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, एपीआई टेस्टिंग एक अलग ब्रांच है पूरी। जैसे हम ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, वैसे एपीआई हम्म। टेस्टिंग एक अलग ही पूरा स्कोप है, वो ऑटोमेशन से हटके हो जाता है थोड़ा सा। तो इन सब का इंट्रोडक्शन है, जैसे कि आप देखोगे ना आपके कोर्स में परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी लिखी हुई है। तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कवर करवा पाना। इनफैक्ट एपीआई पे भी काम करवा पाना बहुत मुश्किल है। तो हम उसका ओवरव्यू देते हैं। बेसिकली कोर्स जो होता है ना, ये आपको ऑटोमेशन के लिए ही है, कि आपको पूरा ऑटोमेशन सिखाया जाता है, और मैनुअल सिखाया जाता है, और एसक्यूएल वगैरह सिखाया जाता है, और आपको एक प्रोजेक्ट पे काम कराया जाता है। बाकी जो नाम इंक्लूडेड है ना, वो बस आपको ओवरव्यू दिया जाता है उन चीज़ों का, कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, एपीआई टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एपीआई करने बैठ जाएंगे फिर उसके बाद अगर हम परफॉर्मेंस करने लग जाएंगे तो आई थिंक सालों साल बीत जाएंगे फिर उसमें। और वो पॉसिबल भी नहीं है करवा पाना किसी के लिए भी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लाइसेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी हैवी लाइसेंस होते हैं। और एपीआई, इन्होंने तो कोर्स इतना बड़ा कर रखा है, जीरा ओवरव्यू और पता नहीं कितना, वो देखोगे हाँ हाँ दो हाँ, तीन वो तो का जो बना मैंने रखा देखा है है। देखा है, नहीं वो ओवरव्यूज के लिए है। मतलब कि फॉर हाँ। एग्जांपल आपको ऑटोमेशन सीखनी है तो आप ऑटोमेशन पे आए, अब किसी बंदे को परफॉर्मेंस सीखनी है तो फिर वो परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करेंगे, बट वो चीज़ कोई भी इंस्टीट्यूट करवा नहीं पाएगा जनरली ना। और इंटरव्यू क्रैक जितना हो जाए कि फुट इन द डोर वाला हिसाब हो जाता है ना। अब जैसे इंडिया में, जैसे मेरे को अब जॉब लेनी है, आपको पता है, तो मेरे को तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए ना कि इंडिया में मेरा हो पाए आगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लाइसेंसेस जैसे हम कंपनीज में काम करते हैं ना, तो 50-50 लाख रुपए के लाइसेंस लगते हैं उसमें। तो बताओ कैसे कोई वो कोर्स करवा सकता है। वो आपको ओवरव्यू दे सकता है कि कैसे काम करते हैं ये टूल पे, कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली वही हमारा काम है यहाँ पे। हम आपको ऑटोमेशन पूरा एंड टू एंड कराते हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम करा देंगे एंड टू एंड। एपीआई अगर आपको जानना हो तो फिर एपीआई बता देंगे, आपको एसक्यूएल जानना हो तो एसक्यूएल बता देंगे, परफॉर्मेंस का ओवरव्यू दे देंगे। हाँ, ये ठीक है, ऐसे ऋषभ ठीक है। हाँ। बेसिकली ऋषभ बेसिकली मुझे ना ऑटोमेशन टेस्टिंग के साथ में मुझे ये एपीआई टेस्टिंग जो पोस्टमैन के थ्रू हम करते हैं हाँ वो वो सब तो बताया सीखना था, और जाएगा, एसक्यूएल ओवरव्यू सीखना था। ओवरव्यू आपको दिया जाएगा पोस्टमैन के थ्रू। जो थोड़ा बहुत एपीआई का एक दो कोड हम लिख लेंगे अच्छे से, रेस्ट एश्योर्ड जो होता है ना, वो हम करेंगे। हाँ, मतलब ओवरव्यू हम हर चीज का लेने वाले हैं, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि ओवरव्यू। तो पोस्टमैन पे एपीआई टेस्टिंग मैंने करी तो हुई है, बट उस पे जो हाँ क्वेरी डालते हैं ना वो मुझे डेवलपर से लेनी पड़ती है, तो हाँ वो तो मुझे खुद क्वेरी, से लेके नहीं आती। क्वेरी हाँ मैं आपको बता दूंगा, वो छोटा सा है। हम मतलब कवर करेंगे क्वेरी कैसे लिखते हैं ना। ठीक है। ऋषभ जैसे एपीआई वगैरह अगर आपको मतलब सीखना देखो हो तो हाँ, उसके लिए
अलग ही कोर्स, मतलब अलग नहीं ही नहीं 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 वो नहीं होगा, नहीं मतलब नहीं 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 पूरा, नहीं। अगर, हाँ हाँ वैसे बोल तो सकते हो एक तरीके का, अगर आपको एपीआई सीखना है तो एकदम फिर से आपको, जैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग एक अलग फील्ड है और एपीआई हाँ ऑटोमेशन एक अलग फील्ड है। अगर आप, मैं ऑटोमेशन टेस्टर की तरह जॉब कर रहा हूँ तो मैं एपीआई टेस्टिंग की तरह जॉब नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरा रोल अभी ऑटोमेशन टेस्टर का है। कल को कोई मेरे को कहता है, मेरे पे कोई प्रोजेक्ट आता है मेरी कंपनी को, कहता है कि इसमें एपीआई ऑटोमेशन लगेगा, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो वो एक अलग ही अच्छा अच्छा, फील्ड तो मतलब ये हुआ कि कॉर्पोरेट के अंदर है, हम वो ऐसा मेरा नहीं नहीं। है कि एक ही बंदे से बोले एपीआई भी करो, एक ही बंदे से बोले ऑटोमेशन भी करो। नहीं 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 नहीं, एक पॉसिबल आपने नहीं। लाइन पकड़ ली तो ऐसे है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब हाँ, मेरी क्योंकि टीम में जब देखो। इंडिया नहीं में था मैं तो। ऋषभ, क्योंकि जहां तक अभी मैंने सुना था, एक मेरे फ्रेंड ने ना इंटरव्यू दिया था फ्लाई दुबई हम्म, एयरलाइन के लिए। तो हाँ हाँ उसमें हाँ। रिक्वायरमेंट यही थी कि आपको सेलेनियम में जावा प्लस पोस्टमैन एपीआई ये दोनों आने चाहिए, वो बिकॉज वो कह रहे हैं कि हमारे अच्छा। दोनों पे काम होता है। मैंने वही आपको बताया ना कि अब जैसा मार्केट हो चुका है, तो इस मार्केट में तो हर कोई बोलता है कि हर चीज आनी चाहिए। पोस्टमैन एपीआई थोड़ा बहुत लोग लिखते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एपीआई ऑटोमेशन आनी चाहिए। जहां तक पोस्टमैन एपीआई जो आपने बोला ना आनी चाहिए, वहां तक तो हम सीखते ही हैं, बट हम प्रॉपर तो वो कोर। इनपुट डाल देना डेवलपर की दी हुई क्वेरी में रन कर देना, बस हाँ हाँ ऐसा। हाँ। और बाकी कोर में जाके हम एपीआई ऑटोमेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने सेलेनियम शुरू किया ना, तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा 2 4 5 महीने और। तो ऋषभ, ये आई थिंक डेवलपर वगैरह के लिए वो होता होगा, क्योंकि मतलब नहीं नहीं ये नहीं, जो टेस्टर्स एपीआई टेस्टर्स के है लिए ही कि, होता है। टेस्टर्स के, अगर naukri.com पे आप जाओगे ना, आप सर्च करोगे एपीआई हाँ ऑटोमेशन तो अलग जॉब्स आएंगी। ऑटोमेशन टेस्टिंग अलग जॉब्स आएंगी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग अलग जॉब्स आएंगी। सबसे ज्यादा जो अच्छा। पैसा मिलता है वो मिलता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। परफॉर्मेंस टेस्टिंग टेस्टर को बहुत हाई पेड है टेस्टिंग में जॉब्स, मतलब 25 30 लाख एलपीए उनका होता है। जितने भी मेरे दोस्त परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हैं, जिनको मैं जानता हूँ, मेरे जो टीम में काम करते हैं, सब 25 25 30 30 एलपीए पे काम कर रहे हैं अभी। चलो, वो जब भी आप मैनुअल टेस्टिंग हाँ वो मैं एसक्यूएल आपको वगैरह करवा दूंगा। करो बाकी तो हाँ आप, उसके और ये अलावा परफॉर्मेंस एक चीज टेस्टिंग मैं के आपको लिए करवा कौन से टूल यूज होते हैं, थोड़ा दूंगा। मतलब बताओगे परफॉर्मेंस आप? तो टेस्टिंग। रैंकिंग इसकी ज्यादा है ऑटोमेशन से, हाँ परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस टेस्टिंग की ज्यादा है हाँ। जल्दी मिलते नहीं है परफॉर्मेंस टेस्टर, और सारी कंपनियां अफोर्ड नहीं करा पाती। इसमें लाइसेंसेस बहुत हैवी लगते हैं। जहाँ तक कि मेरे को एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट जो मैंने सुना है, जो मेरे दोस्त है परफॉर्मेंस टेस्टर्स, उनसे मैंने सुना है कि बताते हैं कि 50 50 लाख 1 1 करोड़ रुपए के लाइसेंस लग जाते हैं उसमें। टूल्स में उनके खर्चा आ जाता है, टेस्टिंग कराने में इतना खर्चा आता है। तो सारी कंपनियां अफोर्ड नहीं करा पाती परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। टूल आपने जो बोला, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कुछ। लैंग्वेज होती है उसमें, वीबी लैंग्वेज यूज होती है उसमें। हम जैसे जावा यूज करते हैं ना, हम्म। वैसे उसमें वीबी करके कोई लैंग्वेज यूज होती है, वीबी स्क्रिप्टिंग बोलते हैं उसको। बाकी उसके लिए आप बेफिक्र रहो, अगर आपको जो भी सीखना हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। वीबी मेरे को आती है वैसे। मैंने अपना जो पहला प्रोजेक्ट पे काम किया था वो यूएफटी पे किया था, तो उसमें मेरे को वीबी आती है। तो मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ हर एक चीज़ का जिसका भी आप चाहते हो। बट जो मेन आपका फोकस है इस कोर्स पे वो ऑटोमेशन टेस्टिंग है, कि आप ऑटोमेशन पे वो कर लो, महारत हासिल कर लो उसमें, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें ऐड ओके। ऑन है, ऐड ऑन है। उसके बाद सब कुछ आपके स्किल्स के ऊपर और आपकी नॉलेज के ऊपर है। जैसे मैंने आपको ऑटोमेशन करा मतलब दिया। बेसिकली हम फोकस ये जावा पे सेलेनियम पे हमारा एग्जैक्टली। फोकस रहेगा सबसे हाँ ज्यादा, है ना? जैसे कि आप जावा विद सेलेनियम आपने कर लिया, और आपको लगता है कि आपने कर लिया और आप कुछ और भी सीख सकते हो, तब आप उस चीज़ के लिए बोलो कि हाँ मैंने जावा सेलेनियम पूरा सीख लिया, अब आप मेरे को एपीआई करो। अगर आप बोलते हो कि जावा सेलेनियम हो गया और आपने जावा सेलेनियम में ही कुछ डाउट आपका है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से, फिर आप कह रहे हो कि एपीआई भी करा दो, तो एपीआई भी करा देंगे, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी फिर आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे ना, फिर आप जावा सेलेनियम कर पाओगे ना एपीआई कर पाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ें लर्न करते हो, ग्रैप्स करते हो। अगर आप सेलेनियम पूरा ग्रैप्स कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा मेरे लिए भी, और आप लोगों के लिए भी। फिर एपीआई भी हम करेंगे, फिर हम टेस्ट एनजी भी करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत बहुत ज़्यादा लर्निंग है अभी इसमें, बहुत कुछ करना है अभी हमें। बस इंटरव्यूज के लिए मैंने आपको बता दिया, आप लोग नेक्स्ट मंथ से प्रिपेयर हो जाओगे, उसके बाद ये कोर्स तो चलता रहेगा, ठीक है। बट हाँ, नेक्स्ट मंथ के बाद आप कोई भी इंटरव्यूज वगैरह कुछ भी आते हैं तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, दे सकते हो। क्योंकि आपसे जो प्रीवियस बैच है उसमें से किसी ने ज्वाइन किया क्या अभी? अच्छा, अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया। प्रीवियस बैच वाले बच्चे सारे प्लेस्ड हो चुके हैं वैसे। 2 लोग अभी प्लेस्ड हुए हैं रिसेंट में, तो उनका भी कोर्स चल ही रहा है, तब भी वो प्लेस हो चुके हैं। तो वही है वो कि जो अभी प्लेसमेंट हुई थी, अभी आप बता रहे थे वो पीके,
हाँ हाँ, वो उन दोनों की, ये 2 तो लोगों की उनका प्लेसमेंट हुई है। उनका हो गया। हाँ, एक प्रियंका और एक वरुण है, उन दोनों की प्लेसमेंट हो चुकी है। तो वही है, उनका भी कोर्स चल ही रहा है। उन्होंने बस अभी सेलेनियम कवर किया, उनका भी फ्रेमवर्क बच ही रहा है पूरा। फिर उसका एपीआई भी बच रहा है, सब कुछ बहुत चीजें बच रही है उनकी अभी। बट फिर भी उनका बस तो वही। ऋषभ, हाँ, तो जो दोनों कैंडिडेट्स आप बता रहे हैं उनकी प्लेसमेंट हुई है, वो फ्रेशर थे टेस्टिंग में या फिर एक्सपीरियंस थे? फ्रेशर थे वैसे। ये तो क्या पैकेज ऑफर हुआ है उनको? आई थिंक 25,000 के आसपास कुछ मिल रहा है उनको। 3.5 LPA। अच्छा, 3.5। ठीक है। फ्रेशर में, फ्रेशर एज एज ए फ्रेशर तो सही मिल गया फिर। ठीक है, हाँ, एज अ फ्रेशर सही है। बहुत है। ऋषभ एक बात बताओ, जैसे मैनुअल से आप ऑटोमेशन में जाते हो तो वो थोड़ी मतलब फ्रेशर कंसीडर होंगे अगर ऑटोमेशन नहीं नहीं नहीं, टेस्टिंग के अगर लिए आप आप apply मैनुअल करें। से ऑटोमेशन पे जाते हो तो आपको कभी भी ये बात नहीं बोलनी है इंटरव्यूअर को कि आपने ऑटोमेशन नहीं करी है। आपको बोलना है कि आपने अच्छा। ऑटोमेशन पे ही काम किया है। अगर आप ऐसे बोलोगे सामने वाले इंटरव्यूअर को ना कि भाई मैंने ऑटोमेशन नहीं करी, मैं फर्स्ट टाइम करूंगा, तो वो सीधा आपको मना कर देगा, फिर बाय बाय हो जाओ। तो हम ये चीजें, अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था, अपना ही एक्सपीरियंस बताया था, जब मैं कैब जेमिनी में आया था तो हम्म। मैंने उस टाइम पे प्ले राइट वगैरह पे काम नहीं किया था। ना ही मैंने सिलेनियम पे ज्यादा काम किया था। सिलेनियम पे मेरा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, और मेरा यूएफटी पे 3 साल का एक्सपीरियंस था। ओवरऑल मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस था। बट जो मैंने इसमें इंटरव्यू दिया कैब जेमिनी में, मैंने इसको बोला कि मैंने चारों साल सिलेनियम पे काम किया है। अब जैसे रिसेंट में इन्फोसिस में हुआ था, तो इन्फोसिस में वो लोग प्ले राइट वगैरह पूछ रहे थे, तो मैंने बोला मैंने, जबकि मैंने प्ले राइट में हार्डली 3-4 महीने काम किए हैं अभी, बट मैंने उनको बोला कि मैंने पूरे 5 साल काम किया प्ले राइट पे। और एक एचसीएल में मैंने इंटरव्यू दिया था, वहां पे यूएफटी में रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने उनको बोला मैंने 5 साल पूरा यूएफटी पे काम किया है। तो आपको इंटरव्यूअर को वही बोलना होता है जो इंटरव्यूअर ने रिक्वायरमेंट दी है। आप लोग रिजेक्ट हो जाओ, बट ऐसा मत बोलो कि इस पे तो मैंने काम ही नहीं किया। हाँ हाँ। अगर 5 साल बोलते हैं ना कि यूएफटी चाहिए, तो बोलो हाँ मैंने 5 साल यूएफटी पे काम किया है, ऐसे बोलो सीधा। 5 साल बोलता है सिलेनियम चाहिए, तो 5 साल सिलेनियम चाहिए। इससे क्या होता, क्योंकि आपके कहीं भी एक्सपीरियंस लेटर पे ये नहीं लिखा होता आपने क्या किया है, सिर्फ यही लिखा होता है कि आप कौन सी कंपनी में थे। यहाँ तक कि आप टेस्टर हो ना, डेवलपर की जॉब है, आपको डेवलपमेंट का काम आता है, तो बोल दो मैंने 5 साल डेवलपमेंट करी है। जो जॉब होती है बस आप वो बता दो मैंने वो किया है, हाँ किया है। आपको लगेगा ऑड कि यार इंटरव्यूअर पूछ लेगा, मेरे को अजीब लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिजेक्ट होने से अच्छा है कि सिलेक्ट हो जाओ। नहीं, फिर वो क्वेश्चन में तो उतने डीप में जाके पूछते होंगे हम जितने नहीं नहीं एक्सपीरियंस कुछ, वो बताएंगे। वैसे भी पूछेगा। वो वैसे ही पूछेगा, आप अगर, तो फिर आप, मतलब ये चीजें तो मतलब है, वो वैसे भी पूछेगा, वैसे ही पूछेगा। मैंने आपको बता दिया ना, मैंने अभी तक अपने जितने इंटरव्यूज दिए सब ऐसे ही दिए हैं, और आगे भी दूंगा तो ऐसे ही दूंगा। तो आप लोगों के लिए भी सेम चीज है। अभी जो एक लड़का सिलेक्ट हुआ है ना, वो इतने टाइम से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, 2-3-4 साल से, वो इसीलिए सिलेक्ट हुआ, मैंने उसको ये चीजें बताई कि ऐसे बोलना है। वो जाके सच बता देता था इंटरव्यू का, मैंने यहाँ किया, ये किया, वो किया है। अब वो 4 साल से बैठा हुआ था, कुछ नहीं, सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने बोला झूठ बोलो तभी सिलेक्ट हो गया, वो सिलेक्ट हो गया। क्योंकि इंटरव्यूअर को आप सच थोड़ी ना बताओगे, जो रिक्वायरमेंट है बस वो बोलो हाँ मैंने किया है, बस अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट मीटिंग का लिंक देता हूँ, ठीक है? ये ओवर होने वाली है, फिर हम ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है?